कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसका क्या नाम है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, या आप ऐसे भी आपके बुक में हो सकता है कि ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था जिसका नाम था रिव्यू ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और जिसमें हम चाहते तो वो लेक्चर 5-10 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था उसका केवल ओवरव्यू देना था कि उसको किस तरीके से हम समझते हैं और किस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रोच लेने वाले हैं। लेकिन हमने आपको पूरा 1 घंटे का वीडियो बना के दिया और हमने वहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को बाकायदा प्रूव किया और प्रूव करके बताया कि ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, एनर्जी पार्टीशन फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कैलकुलेट करके दी कि मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक उसी तरीके से बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि क्या होता है। तो अगर आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कोई एक पार्टिकल लेते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे से अगर अलग है तो आप बोलोगे कि वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, या उन पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप यही बोलोगे कि आप उन पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन और अगर एनर्जी स्टेट बदलते हैं तो आप उनकी पहचान भी कर लोगे, और उनके पहचान के आधार पर आप बोलोगे कि नया कॉम्प्लेक्सन उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है उन पार्टिकल के डिस्टिंग्विश होने से, ये आप बोल सकते हो। लेकिन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम अगर आइडेंटिकल पार्टिकल से शुरुआत करें और जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, क्योंकि आपको तो पता है कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में तो हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते हैं, हाँ, और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल उसमें लेते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं। तो अगर मैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल लें और वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल अगर होते हैं, तो इस प्रकार दो एनर्जी स्टेट के बीच में अगर पार्टिकल का एक्सचेंजमेंट कराएं तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन न होकर केवल एक नया कॉम्प्लेक्सन होता है, माइक्रो स्टेट में उत्पन्न होता है। तो यही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं बेसिकली बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, और यही जो हमने आपको समझाया यही वर्ड टू वर्ड हमने लिखा भी है यहाँ पर कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर पार्टिकल देख रहे हो आप डिस्टिंग्विशेबल है, और अगर वो डिस्टिंग्विशेबल है पार्टिकल और उन पार्टिकल्स को हम इंटरचेंज करें उनकी पोजीशन और एनर्जी, देखो इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड एनर्जी, अगर हम ये इंटरचेंज करते हैं तो नया कॉम्प्लेक्शन वुड बी अकर, नया कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बट इन बोस एंड आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन बोस और आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में बी शॉर्ट विथ आइडेंटिकल पार्टिकल, अगर हम यहाँ पर एक आइडेंटिकल पार्टिकल ले व्हिच आर इनडिस्टिंग्विशेबल और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो दस द इंटरचेंज ऑफ टू पार्टिकल्स बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पर उनकी एनर्जी स्टेट और पोजीशन के बीच में यहाँ अगर हम एक्सचेंजमेंट करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल पार्टिकल में, याद रहे कहाँ पर हम एनर्जी स्टेट और पोजीशन का एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। तो एनर्जी और पोजीशन का जब कभी भी हम यहाँ एक्सचेंजमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि नया कॉम्प्लेक्सन नहीं बल्कि एक ही कॉम्प्लेक्सन यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है किसी माइक्रो स्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि नए कॉम्प्लेक्सन स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कॉम्प्लेक्सन यहाँ पर माइक्रो स्टेट के अंदर होंगे। इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेकर समझते हैं, और वो क्या है
कि सपोज कर लेते हैं लेट देयर आर 4 पार्टिकल, सपोज कर लेते हैं कि 4 पार्टिकल्स हैं और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 सेल, और उनको 2 सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो 2 सेल एक आई है और एक जे है, 2 सेल के अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दे वुड बी गिव राइज 4 कॉम्प्लेक्शन इफ़ दे आर डिस्टिंग्विशेबल। कह रहा है कि जब वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो हमारे पास क्या होगा कि 4 कॉम्प्लेक्शन होंगे। कितने कॉम्प्लेक्शन होंगे? 4 कॉम्प्लेक्शन होंगे हमारे पास। कब? जब वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे तो। एंड ओनली 1 कॉम्प्लेक्शन, कह रहा है कि केवल और केवल एक कॉम्प्लेक्शन होगा इफ़ इनडिस्टिंग्विशेबल, अगर वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो। अगर वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो केवल एक कॉम्प्लेक्शन, और अगर वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो 4 कॉम्प्लेक्शन। और याद रहे कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं, और हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल किस में लेते हैं? बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटे हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, और पार्टिकल का नाम है ए, बी, सी और डी। और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में देखो तो अपने पास एक सेल है आई और एक सेल है जे, और यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्शन देखो स्टार्ट हो रहा है। अगर फर्स्ट वाले सेल में हमने ए, बी, सी को रखा तो सेकंड वाले में डी को रखेंगे, और सेकंड वाले में ए, बी, डी को रखा तो फर्स्ट वाले में सेल आई में, तो सेल जे में हमको सी को रखना पड़ेगा। इसमें ए, सी, डी को रखा सेल आई में, तो सेल जे में हमको बी को रखना पड़ा, और सेल आई में बी, सी, डी रखा तो सेल जे में हमको आई, ए को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख कि ये 4 कॉम्प्लेक्शन हमारे पास हैं जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो रहा है तो। लेकिन सोचो यही पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। अब इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो हमें सेल आई में या सेल एक में हमको 3 पार्टिकल रखना है, सेल 2 में हमको 1 पार्टिकल रखना है, यानी सेल जे में 1 पार्टिकल, सेल आई में 3 पार्टिकल। तो अब क्या पता चल रहा है कि जब ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो इसमें ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कुछ पता चल ही नहीं रहा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में। तो हमने इसमें 3 रखा है, इसमें 1 रखना है, यानी कि हमें जे सेल में 1 ही रखना है, आई सेल में 3 रखना है। और इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी होने की वजह से पता ही नहीं चल पाता है कौन सा पार्टिकल है इसमें, कौन सा पार्टिकल नहीं है। तो केवल एक कॉम्प्लेक्शन ही यहाँ पर बन पाता है, और इसमें 3-4 कॉम्प्लेक्शन बन पा रहे हैं जब आपको 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी सेल आई और जे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख चुके हैं। लेट मे बी द एज्यूम दैट द अवेलेबल एनर्जी स्टेट अंडर द यूजुअल कंडीशन। अब आप यहाँ पर देखें कि यह माना जा सकता है कि समान परिस्थिति में जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल की संख्या से बहुत बड़ी है। अगर ये मान सकते हैं कि अवेलेबल एनर्जी स्टेट जो है मॉलिक्यूल की संख्या से बहुत बड़ी है, जितने भी अवेलेबल एनर्जी स्टेट हैं 1 2 3 4 5 मान लो 1000 एनर्जी स्टेट हैं, और मॉलिक्यूल की संख्या 2 4 6 ही हो, यानी कि मॉलिक्यूल की संख्या से अवेलेबल एनर्जी स्टेट अगर बहुत बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में भी हम थोड़ी बहुत चीज़ों को और देख लें, एज्यूम करने की कोशिश करें। तो हमने क्या कहा? इट मे बी एज्यूम दैट अवेलेबल एनर्जी स्टेट अंडर द यूजुअल कंडीशन आर मच लार्जर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम ये मान कर चलते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या में अवेलेबल एनर्जी स्टेट अगर बहुत ज़्यादा हो तो लेट अस कंसीडर, तो हम ये मानते हैं कि स्मॉल एनर्जी रेंज सो, कि जो स्मॉल एनर्जी रेंज है सो दैट द मॉलिक्यूल मे बी सपोज्ड हैव द सेम एनर्जी। तो हम ये मान कर चलते हैं कि स्मॉल एनर्जी रेंज पर विचार करें ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल मानी जा सके। हम ये मान कर चलते हैं कि जो स्मॉल एनर्जी रेंज के मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी, एक मिनट,
उनकी एनर्जी क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इवन विथ इन द रेंज वुड बी क्वाइट द लार्ज। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ से फिर से देखो, लेट अस कंसीडर स्मॉल एनर्जी रेंज। हम ये मानकर चलते हैं कि स्मॉल एनर्जी रेंज या हम स्मॉल एनर्जी रेंज पर विचार करें ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल मानी जा सके, ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या मानी जा सके, इक्वल मानी जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस एनर्जी रेंज के अंदर भी देखो, यहाँ से देखो कि इस एनर्जी रेंज के अंदर भी, ठीक है, एनर्जी स्टेट की संख्या क्वाइट लार्ज होगी। एनर्जी स्टेट की संख्या क्या होगी, क्वाइट लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि लिखा हुआ द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इवन विथ इन दिस रेंज वुड बी क्वाइट लार्ज। बहुत ज़्यादा अगर होगी तो मॉलिक्यूल अपनी इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी के कारण, द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी, अपनी इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी के कारण मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज स्टेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। कब डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, जब उनका ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इवन विथ इन दिस रेंज वुड बी क्वाइट लार्ज हो। तब अगर ये एनर्जी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मॉलिक्यूल्स अपनी इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी के कारण खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। जैसा कि पहले भी हम मान चुके हैं, जैसा कि एज बिफोर, देखो एज बिफोर लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 4 पार्टिकल्स एंड सेल 2। और कितने सेल हैं, आई और जे सेल हमने यहाँ पर माना था, ये आई और जे सेल यहाँ पर माना था कि जैसा कि हम पहले भी ये मान चुके हैं कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेट ईच सेल बी डिवाइडेड इनटू द 4 कंपार्टमेंट इन द फिगर रिप्रेजेंट्स इन द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट मेकिंग यूज द आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी मान चुके हैं कि 4 पार्टिकल्स और 2 सेल, 4 पार्टिकल और 2 सेल, यहाँ पर देखो ए बी सी डी और 2 सेल, सेल आई और सेल जी, और प्रत्येक सेल को 4 कॉम्प्लेक्सियन मिल रहा था। कब मिल रहा था, जब वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल थे, यही तो मिल रहा था। तो बी सी दैट देयर आर डिफरेंट वे टू अरेंज द देयर 3 फेज पॉइंट, और हमने ये देखा था कि वो डिफरेंट वे थे 3 फेज पॉइंट के रूप में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और सेल जे में और सेल आई में वी कैन देयरफॉर असाइन द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और उस कंडीशन में अगर हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं तो इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विथ इन द सेल। तो हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख सकते हैं कि जैसा कि हम पहले भी मान चुके हैं कि 4 पार्टिकल और 2 सेल हैं, और प्रत्येक सेल को 4 कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट में डिवाइड करें तो हम यह देखते हैं कि सेल जे में 3 फेज पॉइंट और को अरेंज करने के डिफरेंट वेज हैं, और इसीलिए हम ये असाइन कर सकते हैं, ये हम असाइन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम ये असाइन कर सकते हैं तो प्रत्येक सेल के लिए जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है उस सेल के भीतर पार्टिकल को अरेंज करने की जो पॉसिबल वे की जो नंबर के बराबर हैं, या कह सकते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है उस सेल के भीतर जो पार्टिकल को अरेंजमेंट करने की पॉसिबल वे है उसके बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ये समझना है कि वो किस तरीके से बराबर है तो हम ऐसा मान लें कि यदि डब्ल्यू आई और डब्ल्यू जे सेल आई और सेल जे के लिए प्रोबेबिलिटी को रिपीट करें तो तब सेल के इस एग्जाम्पल को देखें कि अगर हम डब्ल्यू आई की वैल्यू 20 लें और डब्ल्यू जे की वैल्यू 4 लें, उस कंडीशन में किस तरीके से पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट देखें तो हम देखें सेल आई के लिए, यहाँ पर सेल आई के लिए हमारे पास 4 कंपार्टमेंट हैं और पार्टिकल भी हमारे पास कितने हैं, पार्टिकल 3 हैं। ठीक है, पार्टिकल 3 हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेल आई का फर्स्ट जो अरेंजमेंट बन रहा है, पहले वाले कंपार्टमेंट में तीनों पार्टिकल आ सकते हैं, पहले कंपार्टमेंट के दूसरे वाले में भी। भाई हमारे पास क्या है कि ऐसे हमारे पास
4 कंपार्टमेंट हैं, ऐसे 4 कंपार्टमेंट है, 4 सेल हैं और 4 में 4 कंपार्टमेंट हैं, तो पार्टिकल ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, दूसरे वाले में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तीसरे में भी अरेंज हो सकते हैं, चौथे में भी अरेंज हो सकते हैं। तो अलग अलग वे हमने बना के दिखाया आपको कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। एक ये वे है, दूसरा वे है, थर्ड वे है और फोर्थ वे है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है कि किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और कैसे अरेंज हो सकते हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल हों, दूसरे में 1 हो, दूसरे में 2 हों, फिर 1 हो, 2 हो, 1 हो, 2 हो, 1 हो। आप फिर ऐसा देख सकते हैं कि 2 पार्टिकल यहाँ से ना चलकर दूसरे वाले कंपार्टमेंट में 2, फिर 1 2 1 ऐसे 2 1 और 2, और फिर आप दूसरे कंपार्टमेंट में न रखकर 2 पार्टिकल तीसरे कंपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट बन रहे हैं आई सेल के अंदर वो 20 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 20 बन रहे हैं। 5 10 15 20। और अगर मैं जेड सेल के अंदर देखूं, जब इस तरीके से हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, 3 इसमें अरेंज कर रहे हैं और एक जे में अरेंज कर रहे हैं, तो जे वाले सेल में तो 4 वे बनेगा और आई वाले सेल में हमारे पास 22 बनेगा। यहाँ 20 अरेंजमेंट बनेगा और यहाँ पर 4 अरेंजमेंट बनेगा। तो इस तरीके से अपना जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी W = WI × WJ। और आपको पता होता है कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, मतलब जब प्रोबेबिलिटी आपकी कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी आपकी ऐसे P1 P2 P3 ऐसे भी होती है प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर लेते हैं। और जब आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके की नज़र आती है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की, इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी नज़र आती है, तो हम उन प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रो स्टेट में निकालेंगे तो 20 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि दिस कंट्रास्ट W = 4 on the basis of the Maxwell-Boltzmann statistics in general when there are any number of cell। कह रहा है कि अगर हम किसी जनरल केस अगर निकालें, हम इसका जनरल केस निकालें, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट वाली चीज़ में, जो आपका प्रोडक्ट वाली चीज़ में ये कह सकते हैं कि जो जैसे W1 W2 W3 W4 ऐसे होता है और Wn तक जाता है, तो अब अगर इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ सिग्मा ना लगाकर हम पाई लिखते हैं और WI लिख लेते हैं। और अगर यही W1 W2 और W3 और W4 ... WI होता तो हमें इसको अगर लिखना होता तो सिग्मा WI लिखते। तो जब कभी भी समेसन हम देखते हैं ऐसे होता है तो सिग्मा लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम वहाँ पर पाई लगा लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, पाई यूज कर लिया। कहाँ यूज किया है, ये यूज किया है, पाई यूज किया है। तो नेट अगर हम यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी, तो एनी नंबर ऑफ सेल में तो W = पाई और WI हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेयर द प्रोडक्ट पाई एक्सटेंड ओवर ऑल सेल ऑफ द फेज स्पेस। किसी फेज स्पेस के अंदर जितने भी सेल हैं उन सब का क्या करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है पाई, ठीक है। इस यहाँ पर पाई की वैल्यू भी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक। आगे क्या है, जहाँ हाँ ये तो बता ही दिया हमने। अब इन ऑर्डर टू ड्राइव द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें, बोस-आइंस्टाइन लॉ को एक्सप्लेन करें, तो कह रहे कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो आप ये मानकर चलो कि एक सिस्टम है और उसमें n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। कौन है? n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। कंसीडर करो, किसमें कंसीडर करना है, एक सिस्टम में कि n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, और अब किसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम लोग देखने चल रहे हैं, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम माना या एक सिस्टम पर विचार करने चल रहे हैं जिसमें n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, ठीक है।
और इन पार्टिकल को क्वांटम ग्रुप आर लेवल में, इन पार्टिकल्स को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट देयर दीज पार्टिकल्स बाई डिवाइड इनटू द क्वांटम ग्रुप। हम ऐसा मान रहे हैं कि इन पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स को क्वांटम ग्रुप्स आर लेवल में क्वांटम ग्रुप्स आर लेवल में सच दैट देयर आर, इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि n1 पार्टिकल, n2 पार्टिकल, n3 पार्टिकल डॉट 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 ni पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो हर एक ग्रुप में अप्रॉक्सीमेट आ जाएं जिनकी एनर्जी स्टेट E1, E2, E3 डॉट 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 E1 हो। ठीक है, और ये भी मानकर चल रहे हैं कि हर एक क्वांटम ग्रुप में जितना n1 पार्टिकल्स आ रहा है और प्रत्येक की एनर्जी E1 है, और उसमें जो एनर्जी आइगन है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो डीजेनरेसी है, वो डीजेनरेसी भी क्या है, Gi, G1, G2, G3 या Gi है। ठीक है, तो लेट Gi बी द नंबर ऑफ आइगन स्टेट। आइगन स्टेट का मतलब होता है एनर्जी स्टेट, आप ऐसा मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट भी आप बोल सकते हो, या हम Gi को डीजेनरेसी भी बोलते हैं, दैट इज डीजेनरेसी ऑफ स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द ith लेवल। ठीक है, तो ये हम मानकर चल रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को कि आप समझ लें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर अगर हम विचार करें तो इन पार्टिकल को क्वांटम ग्रुप या लेवल में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि n1, n2, n3, n4 इस तरीके डॉट 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 ni ऐसे ग्रुप पार्टिकल्स की नंबर हो जिनका अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट एनर्जी E1, E2, E3 डॉट 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 ei हो, और माना Gi ith लेवल की आइगन स्टेट, ith लेवल की आइगन स्टेट की नंबर है, तो Gi को डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं। ठीक है, ये वेट भी कहते हैं। तो आगे हम करते हैं, नाउ वी हैव टू assertion टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द ni डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन Gni। अब हमें Gi आइगन स्टेट्स या सब सेल में जो ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का पता लगाना है। आपको पता ही है ये असरटेन मतलब होता है पता लगाना, पता करना। ठीक है, तो यही का हमें पता लगाना है, असरटेन का करना है। किसको असरटेन करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ni डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन Gi आइगन स्टेट ऑफ सब सेल, इसी का हमको करना है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, इन द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और कंडीशंस। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं वो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इतना जानते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, सो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वे। और डिफरेंट वे में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है बिटवीन द डिफरेंट वे इन विच ni पार्टिकल्स कैन बी चूजन। हमें पार्टिकल्स को चूज करने में कोई भी डिफरेंस नहीं पता लग पाता है, उनके बीच में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। कह रहा ईच, दूसरा कह रहा है कि ईच आइगन स्टेट, कह रहा है हर एक आइगन स्टेट या सब सेल में जो ith क्वांटम स्टेट में भी कंटेन्स, जो ith क्वांटम स्टेट होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 अप टू ni आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि ith क्वांटम स्टेट के प्रत्येक आइगन स्टेट में सब सेल में 0, 1, 2 से लेकर ni आइडेंटिकल पार्टिकल हो सकते हैं। अब दूसरा, ये सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट है ये हमने बताया आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट क्वांटम ग्रुप टेकन टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, कह रहा है डिफरेंट क्वांटम ग्रुप में सभी पार्टिकल्स की एनर्जीज का सम एक साथ मिलकर सिस्टम की टोटल एनर्जी को
कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लें इस बात को। डिफरेंट क्वांटम ग्रुप में सभी पार्टिकल की एनर्जी का सम एक साथ मिलकर सिस्टम की टोटल एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स या आप ऐसे कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के थ्री क्या थे, कंडीशंस थे। इन्हीं तीनों कंडीशंस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, अगर इन तीन कंडीशंस को आपने समझ लिया तो आइए हम एक बॉक्स पर विचार करें जिसमें GI विभाजन द्वारा GI-1 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो लेट अस नाउ कंसीडर अ बॉक्स डिवाइडेड GI सेक्शन बाय द GI-1 पार्टिकल्स। GI सेक्शन, उसमें किसी बॉक्स को GI सेक्शन में तो डिवाइड कर दिया है, लेकिन पार्टिकल कितना लिया है, GI-1 पार्टिकल लिया है। एंड Ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दिस सेक्शन। और हमने क्या किया है, GI सेक्शन लिया, GI-1 पार्टिकल लिया, और Ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को इन्हीं सेक्शन के बीच में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। इन्हीं सेक्शन के बीच में, अमंग दिस सेक्शन के बीच में हमको डिवाइड करना है। याद रहे ये सब बातें। कह रहा है कि द permutation of Ni particle and GI-1 particle simultaneously is given by the Ni plus GI-1। अब आप देखो क्या कह रहा है, और इन सेक्शन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले Ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, Ni पार्टिकल और GI-1 पार्टीशन के परम्यूटेशन के साथ Ni प्लस GI-1 फैक्टोरियल द्वारा दिया जा सकता है। यहाँ तक हमने आपको समझाया। लेकिन अब आगे क्या कर रहा है कि लेकिन इसमें Ni कणों की आपस में परम्यूटेशन और आपस में GI-1 पार्टीशन भी इंक्लूड हैं ये। बट दिस include also the permutation of Ni particles among themselves and also GI-1। यही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि लेकिन इसमें Ni पार्टिकल्स के आपस में परम्यूटेशन और आपस में GI-1 पार्टीशन भी इंक्लूड हैं। अब अगर GI-1 पार्टिकल्स भी इसी में इंक्लूड हैं, पार्टीशन के बीच में इंक्लूड हैं, तो कह रहा है एज बोथ दीज ग्रुप आर इंटरनली इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी क्योंकि ये दोनों ग्रुप इंटरनल रूप से इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इसलिए हेंस द एक्चुअल नंबर ऑफ वेज इन विच Ni पार्टिकल्स और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन GI सब लेवल ऑफ क्वांटम स्टेट्स इज। इसलिए Ni पार्टिकल्स को आयत क्वांटम स्टेट के GI सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है जी, Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इनके जो एक्चुअल तरीके होंगे, वो एक्चुअल तरीके कितने होंगे, वो ये तरीके होंगे। याद रहे कि आयत सब सेल में या आप ऐसे देखें कि आयत क्वांटम स्टेट में GNI सब सेल के अंदर Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्चुअल जो स्टेट होंगे वो कितने होंगे, Ni प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपान Ni फैक्टोरियल और GI-1 फैक्टोरियल, इतने आइडियाज होंगे। इस तरीके से यह एक्सप्रेशन वेरियस क्वांटम स्टेट्स के लिए पाई जा सकती है। और इसलिए इसका थर्मोडायनेमिकल जो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे, वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, Ni और प्लस GI-1 और फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, ये N1, ये N1 होना चाहिए इसका कि चलो Ni होगा, Ni और कितना होगा, Ni फैक्टोरियल और GI-1 और फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर
तो फिर यहाँ पर स्टार्लिंग फार्मूला लगा दिया आप। स्टार्लिंग फार्मूला अगर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि NI और GI बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो अगर इसमें ना स्टार्लिंग फार्मूला आप लगा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? W इज इक्वल, स्टार्लिंग फार्मूला होता है log NI इक्वल टू N log N माइनस N। तो स्टार्लिंग फार्मूला लगा रहे हैं तो log W इज इक्वल टू सिग्मा, और इसमें स्टार्लिंग फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें स्टार्लिंग फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब GI जो है वो क्या है? तो GI हम यहाँ पर GI कांस्टेंट है। क्या है? GI कांस्टेंट है। बट NI क्या है? NI वेरीज कंटिन्यूअसली, और द differentiation to above इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो तो क्या देगा ये? अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा? तो देगा ये D log W देगा, और D लगा लो और सिग्मा I और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NI प्लस GI, यही तो होगा, और log कितना हो जाएगा? NI प्लस GI और माइनस NI और log NI और माइनस GI और log GI, और पहले ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, और फिर आपका बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करना है हमको। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log DW, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देखो क्या आने वाला है? सिग्मा I हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो NI और प्लस GI, और अब फर्स्ट इंटू सेकंड से कर रहे हैं तो ये 1 अपान कितना हो जाएगा? NI प्लस GI हो जाएगा, और डेल NI हो जाएगा, और माइनस प्लस, अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है, यानी कि log NI और प्लस GI को, और NI प्लस GI का डिफरेंशिएशन करना है। तो NI प्लस GI का डिफरेंशिएशन में GI तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, NI का DNI हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो तो फर्स्ट NI और सेकंड log NI, तो 1 अपान NI हो गया और इंटू DNI हो गया, और माइनस अब log NI को एज इट इज रख लो, और NI का करोगे तो DNI हो जाएगा, DNI हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और प्लस GI यहाँ पर अगर हम करें तो GI और log GI ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और सिग्मा को ऐसे लगाए रहो तो सिग्मा I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? DNI डेल NI बचेगा यहाँ पर, और प्लस, और क्या बचेगा? log, और क्या बचेगा? NI बचेगा, और प्लस GI और डेल NI, और माइनस डेल NI बचेगा, और माइनस log और NI और डेल NI, क्या बचने वाला है? डेल NI बचने वाला है। तो अब आप देखो कि क्या कैंसिल हो रहा है? ये इससे कैंसिल हो रहा है, कर दो कैंसिल। अब सिग्मा I इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका? बच रहा है log, और NI बच रहा है, और GI बच रहा है, ये टर्म बच रहा है, और डेल NI बच रहा है, और माइनस ये टर्म बच रहा है log और NI, और डेल NI बच रहा है, ये टर्म बच रहा है। अब आप क्या करो कि माइनस कर लो कॉमन, माइनस क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो माइनस सिग्मा I हो जाएगा, और log NI हो जाएगा, और माइनस log NI प्लस GI हो जाएगा, और यहाँ पर डेल NI भी कॉमन कर लिया। ठीक है, डेल NI भी कॉमन कर लिया। अब क्या बच रहा है? सिग्मा I, और यहाँ माइनस, और log M माइनस N का फार्मूला लगाएंगे तो NI अपान कितना हो जाएगा? NI प्लस GI बचेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? डेल NI हो जाएगा। ये सब किसके इक्वल चल रहा था?
ये डी लॉग डब्लू के इक्वल चल रहा था। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब अगर हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें तो डब्लू मैक्स कब हो रहा है, डब्लू मैक्स कब हो रहा है, डब्लू मैक्स, अरे ये गड़बड़ हो रहा है, डब्लू मैक्स कब हो रहा है, ये आप बताएं कि डब्लू मैक्स कब हो रहा है। तो डब्लू मैक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डब्लू मैक्स करने के लिए, डब्लू मैक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा डेल लॉग और डब्लू मैक्स को 0, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो 0 के इक्वल करना पड़ेगा। और अगर हमें इस वैल्यू को मैक्सिमम समझकर 0 को इक्वल करना पड़ेगा तो देखो 10 द कंडीशन, तो कंडीशन क्या अराइज होगा, ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन गिव, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आई सिग्मा ऐसे ही रहेगा और लॉग एन आई और अपॉन में एन आई प्लस जी आई और डेल एन आई इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 4 देखो, अगर आपने लॉग डब्लू मैक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम देखना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना पड़ेगा। ये 0 कर दिया हमने इसके डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 को, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखना ये है कि इसका जब 0 हो रहा है तो सब्सिडरी कंडीशन क्या होगा। तो 2 सब्सिडरी कंडीशन होते हैं, द 2 सब्सिडरी कंडीशन आर, सब्सिडरी कंडीशन आर। तो फर्स्ट क्या होगा, टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल है पहले उसको देखो आप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम इज कांस्टेंट, n इज इक्वल टू सिग्मा आई, एन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहला सब्सिडरी कंडीशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा डेल एन आई और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। और दूसरी सब्सिडरी कंडीशन क्या है कि जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस पर चलते हैं हम लोग। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है ना वो भी कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो एनर्जी E इज इक्वल टू सिग्मा आई और एन आई ई आई प्लस N2, यही लिख लेते हैं एन आई और ई आई, और ये टोटल एनर्जी है E। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा आई और डेल यहाँ पर कितना हो जाएगा ई आई और डेल एन आई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो हमारे पास 2 सब्सिडरी कंडीशन मिल गए हमको। अब हम इक्वेशन नंबर 5 में क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 5 में अल्फ़ा से प्रोडक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में अल्फ़ा से अगर करें तो डेल एन इज इक्वल टू, और डेल ये कैपिटल एन होना चाहिए, ये कैपिटल एन होना चाहिए, चलो अब लिख लिया तो, और सिग्मा और डेल एन आई और इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 6 में बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा डेल ई इंटू बीटा और सिग्मा आई और ई आई डेल एन आई, और इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके 0 बना लिया। तो ये इक्वेशन नंबर ए हो गया, ये इक्वेशन नंबर बी मान लो, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आया है, एक्सप्रेशन नंबर 4 जो आया है, कहाँ पर आया है, ये इसी में हमको सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। चलो ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है कि लॉग एन आई, सिग्मा आई की वैल्यू 0 आई है और
ये है log, कितना है log ni अपान ni प्लस जी आई, ये है, ये इक्वेशन नंबर, और डेल एन आई है, क्या है, डेल एन आई है, और प्लस अब ये वाला इक्वेशन ऐड होगा, सिग्मा सिग्मा आई और डेल एन आई और अल्फ़ा, प्लस ये वाला इक्वेशन ऐड होगा, सिग्मा आई और ई आई और डेल एन आई और इंटू बीटा इक्वल टू 0। सारा इक्वेशन ऐड हो गया हमारा। अब सिग्मा हम कॉमन कर लेते हैं। सिग्मा क्या करना है, हमको कॉमन कर लेना है। तो सिग्मा कॉमन किया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, लॉग एन आई अपान एन आई प्लस जी आई, और फिर क्या हुआ, प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा और ई आई, ब्रैकेट क्लोज करो और डेल एन आई को बाहर कर लो, इक्वल टू 0 कर लो आप। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको। एज द वेरिएशन डेल एन आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब अगर ये चीज़ सही है तो देखो हमको मिलेगा क्या, बी गेट क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है लॉग एन आई और एन आई प्लस जी आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ये मिलने वाला है, ये हमको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, लॉग एन आई और अपॉन एन आई प्लस जी आई को तो यहीं रखेंगे और इसको इधर भेज दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई हो जाएगा। और अब आप क्या करो कि यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला देख लो कि लॉग ई ए इक्वल टू बी होता है, तो ए इक्वल टू ई टू दी पावर बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एन आई और एन आई प्लस जी आई ये वैल्यू अगर है तो ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई हो जाएगा ये। और अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ से एन आई अपॉन उल्टा कर लो, इसको क्या करना है, हमको उल्टा कर लेना है। तो एन आई प्लस जी आई कर लो और इसको एन आई कर लो, तो ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ई आई हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब आप एन आई अपॉन एन आई करो और प्लस जी आई अपॉन एन आई करो, सिंपल मैथमेटिक्स है अब। और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गया, बीटा और ई आई है, तो बीटा और ई आई है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, तो जी आई अपॉन एन आई और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई और -1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एन आई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एन आई इज इक्वल टू मिलने वाला है जी आई अपॉन ए टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ए आई -1 मिलने वाला है आपको। ठीक है, यही एक्सप्रेशन मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि यह इक्वेशन बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करने वाली जो सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट के बीच मॉलिक्यूल की सबसे पॉसिबल जो डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है वो चीज़ है ये। और इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन नियम के रूप में जाना जाता है, इसलिए याद रखना। तो ये भी बात याद रखना। क्या हमने आपको समझाया, हमने आपको ये समझाया कि यह इक्वेशन बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करने वाली सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी स्टेट के बीच में मॉलिक्यूल की सबसे पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, और इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन रहा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल distribution of the particle among various energy level।
फॉर अ सिस्टम, किसी सिस्टम के अमंग एनर्जी लेवल्स के बीच में ये इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ठीक है, सिस्टम और ओविंग बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड is therefore known as Bose-Einstein distribution law. Bose-Einstein distribution law